गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल क्लास 12 स्टूडेंट्स। और जैसा आप लोग देख रहे हो बोर्ड पर हमारी कल की क्लास का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अभी भी लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम कल की क्लास से आज बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि किस तरीके से हम एक क्रूड मेटल को उसके कॉन्सेंट्रेटेड ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें हम लोगों ने दो मेथड देखी थी, जिसमें पहली मेथड में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका ओर सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होता है उसके ऑक्साइड फॉर्म में। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्साइड फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट किया जाता है या ऑक्साइड फॉर्म की क्या यूटिलिटी है। तो हम कहेंगे कि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब आप एक ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो मोस्ट नेगेटिव मिलती है, मतलब मोस्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, बिल्कुल इजीली होने वाली प्रोसेस होती है। इस वजह से हम लोग हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखा गया है कि जब आप ऑक्साइड ओर में कन्वर्जन कर रहे होते हो बाय द प्रोसेस रोस्टिंग, तो यह देखा गया कि कंसंट्रेशन करने के बावजूद आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस जैसी इंप्योरिटीज आपके ओर के साथ आ जाती है, जो रोस्टिंग की मदद से निकाल दी जाती है या उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी इंप्योरिटी को भी हम लोग उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो इंप्योरिटी के ऑक्साइड्स वोलेटाइल होने की वजह से भाप बन के, वेपर्स बन के बाहर निकल जाते हैं। आगे चले, फिर हमने देखा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर फ्रॉम टू ऑब्टेन क्रूड मेटल। तो हम लोगों ने देखा कि अब हमारे पास जो ऑक्साइड ओर हमें मिला है अब उससे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाले। लेकिन मेटल एक्सट्रैक्ट करने के पहले एक लफड़ा हो गया। वो लफड़ा ये हो गया कि जहां हम लोगों ने हमारे ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने रोस्टिंग में ये देखा कि हमारे जो इंप्योरिटीज हैं वो भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए। कुछ इंप्योरिटीज तो वोलेटाइल थी तो वो तो वेपर बन के बाहर उड़ गई, लेकिन कुछ ऐसी इंप्योरिटी थी जो वोलेटाइल नहीं थी और वो आपके ओर के साथ ट्रैप्ड रह गई। तो उस इंप्योरिटी को जब हमने ऑब्जर्व करा तो वो इंप्योरिटी या तो एसिडिक इंप्योरिटी निकली या बेसिक इंप्योरिटी निकली। अब इस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने एक नया सब्सटेंस पढ़ा जिसको हमने बोला फ्लक्स। फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके गैंग यानी आपके इंप्योरिटी के साथ कंबाइन करता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है। यानी अगर आपकी गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होगा, अगर गैंग बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक होगा। और जब ये कंबाइन होते हैं तो ये एक न्यूट्रल फ्यूजेबल सब्सटेंस बनाते हैं जिसे बोला जाता है स्लैग। और स्लैग आपके ओर के मुकाबले, आपके एक्सट्रैक्टेड मेटल के मुकाबले बहुत हल्का होता है, इसलिए ये सेपरेट होकर सरफेस पर, सतह पर ऊपर आ जाता है, जिसे आप बड़े आराम से रिमूव कर सकते हो। और हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड ओर, इस प्रोसेस को हम लोगों ने एक नाम दे दिया था, दैट इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। ये बात आप लोगों को मैंने पूरे बात पिछले वीडियो में बता दी थी। अब गाइज यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग ऑक्साइड ओर से मेटल निकाल रहे हैं ये हम लोग तीन स्टेप्स में या तीन प्रोसेस कर सकते हैं। तो देयर आर थ्री प्रोसेसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। यानी हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही मेथड दी हुई है, लेकिन हम लोग यहां पर क्योंकि जेईई नीट लेवल पर बात करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में चलने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को यहां पर तीन अलग अलग मेथड्स की बात करी गई है। यहां पर तीन अलग अलग मेथड होती है जिससे आप लोग एक क्रूड मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म से निकाल सकते हो। सबसे पहली मेथड इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन मेथड। केमिकल रिएक्शन मेथड बेटा, यहां पर इस मेथड के अंदर वी यूज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ
ऑक्साइड ओर, फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर टू ऑब्टेन मेटल, टू ऑब्टेन मेटल। एग्जाम्पल, यहां पर कौन कौन से ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है आपका कोक, जिसे आप लोग कार्बन के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक जगह पर, नॉट ऑलवेज बट एट सम पॉइंट, यानी कि कुछ स्पेसिफिक मेटल जैसे वेनेडियम या टंगस्टन, स्पेसिफिकली टंगस्टन, वहां पर टंगस्टन के लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता, बाकी नहीं यूज किया जाता, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इसलिए इसको हर जगह यूज नहीं किया जाता। इसको कहां यूज किया जाता है? ओनली टू ऑब्टेन टंगस्टन, ओनली टू ऑब्टेन टंगस्टन, सिर्फ वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सम अदर मेटल्स, और कुछ दूसरे मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये दूसरे मेटल का कब इस्तेमाल किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे कुछ देर बाद एलिंगम डायग्राम की मदद से, यानी कि कैसे आप एक ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए किसी दूसरे मेटल का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी दूसरे मेटल को आप कब रिड्यूसिंग एजेंट बना सकते हो, ताकि आपके काम के ऑक्साइड में से मेटल निकाल सको। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्साइड में से, एक मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालने के लिए हम किसी दूसरे मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट बनाकर भी यहां पर काम कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे एलिंगम डायग्राम के अंदर। लेकिन अभी प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखो कि हम लोग पहली मेथड कहलाती है केमिकल रिएक्शन मेथड, जिसमें हम लोग एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं ताकि वो हमारे ऑक्साइड ओर में से हमको मेटल निकाल के दे दे। कुछ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द मोस्ट सूटेबल। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ वेनेडियम के लिए कभी कभी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन को हर जगह यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन फ्लेमेबल नहीं होते। और कुछ और मेटल्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आगे पूरा एक टॉपिक बेस्ड है एलिंगम डायग्राम का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनके लिए कार्बन कैन बी यूज्ड एज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कोक। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन को छीनकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के बाहर उड़ जाया करेगा, और फिर यहां पर लेड, यहां पर जिंक और यहां पर आपको कॉपर बड़े आराम से मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल तरीके से आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने यहां पर बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉपर का इस्तेमाल करा। अच्छा, यहां पर Cu2 नहीं, यहां पर सिर्फ कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए, CuO। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में Fe2O3 है, तो यहां पर आप 3 मोल्स ऑफ कार्बन यूज कर लो, तो 2 Fe आपको बाहर मिल जाएगा, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर उड़ जाएंगे। अगर आपके पास में SNO है, कैसिटेराइट, तो यहां पर कार्बन के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो SN बाहर और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी अगर मान लीजिए आपके पास में Fe3O4 है, तो आप यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर लीजिए, 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 3 Fe बाहर हो जाएगा, और ये 4 ऑक्सीजन, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर उड़ जाया करेंगे। अगर आपके पास में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल PbO है और आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये CO2 बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पर मान लीजिए ZNO है और आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो ये Zn यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और CO2 गैस बन के बाहर हो जाएगी। वेनेडियम ऑक्साइड के साथ 2 मोल्स ऑफ वेनेडियम, टंगस्टन ऑक्साइड के साथ जब आप H2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो यहां पर ये H2O बन के बाहर हो जाएगा और W आपको अलग मिल जाएगा, ये वेपर बन के बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग केमिकल रिएक्शन मेथड से ये प्रोसेस कर सकते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? इतना कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छे तरीके समझ में आ गया? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? फटाफट से इतना नोट करो, फिर इसको अपन रब करके और कुछ चीजें समझते हैं। तो ये पहली मेथड हो गई, ये पहली मेथड हो गई। पहली मेथड क्या है? सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो और
अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करो। बिल्कुल सीधा सादा फंडा है, कोई दिक्कत इसके अंदर। फटाफट इसको नोट करेंगे मेरे लाडले लाडले बच्चे, लाडले लाडले बच्चे, इसको यूज करेंगे। अच्छा एक बात पहले नोट करेंगे, ये वेनेडियम टंगस्टन ऑक्साइड एक्चुअली VO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अपने को यहाँ पर 3H2 लगाकर 3H2O करना पड़ेगा ताकि आपको टंगस्टन अलग मिल जाए, है ना। ये ऐसा होता है, अगर इसको प्रॉपर बैलेंस करा जाए तो ये ऐसा रहता है। इसको नोट कर लो जरा लाडले बच्चों। ओ मेरे गुलजारी लालो हो गया, ओ तू शाम मेरा सचनम तेरा, लिखे मिटारे। चलिए, अरे मेरा लाडलो, क्या तुमने इसका छापो छापो स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? अगर नहीं लिया तो मैं सोनाक्षी को तुम्हारे घर भेज के बोलूंगा कि एक्टिंग करो, और एक्टिंग ऐसी करेगी वो कि तुम्हें आ जाएगा रोना। इसलिए बोलो बेटा, करा कि नहीं करा? उसकी एक्टिंग से अच्छा हो जाए हमें कोरोना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज सेल्फ रिडक्शन मेथड। सेल्फ रिडक्शन मेथड। सेल्फ रिडक्शन मेथड मतलब यहां पर सेल्फ रिडक्शन मेथड का अच्छा एक नाम और बोल लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन, या तो खुद को रिड्यूस कर ले या ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, यूजुअली ये किन चीजों के लिए यूज की जाती है? स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड फॉर कॉपर, इट इज यूज्ड फॉर कॉपर ओर्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लेड ओर्स, यानी कि या तो कॉपर ओर्स है, मैंने ओरिया लिख दिया, ओरियल कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ओर्स के लिए या लेड ओर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है व्हेन दे आर इन देयर सल्फाइड फॉर्म्स, व्हेन दे आर इन सल्फाइड फॉर्म्स, यानी उनका कौन सा फॉर्म हमारे पास में होना चाहिए, सल्फाइड फॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर आप ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन कर रहे हो मेटल निकालने के लिए, तो वो ओर्स लेड या कॉपर के कौन से फॉर्म में होने चाहिए, सल्फाइड फॉर्म में। अपन एग्जांपल करके देखते, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में Cu2S है और इससे मैं पहले रोस्टिंग करता हूं ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर जैसे ही मैं इसे हीट करूंगा तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ Cu2O। ठीक है, क्या मुझे मिल गया, 2 मोल्स ऑफ Cu2O, और यहां पर से SO2 नाम की गैस बाहर निकल गई, तो यहां पर आई थिंक मुझे 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस बाहर हो गई। अब क्या होगा, ये जो आपका ऑक्साइड मिला है, आप Cu2S के अंदर इसी Cu2O के 2 मोल्स को आप ऐड कर दो। मतलब यहां पे जो आपका ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो मिला है, ये आप आपके ओर के अंदर, ये आपका ओर है, ये भी आपका ओर है, आप अपने ऑक्साइड को ही वापस इसके ओर के अंदर ऐड कर दो। तो अब क्या होगा, देखिए यहां से ये 2 ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएंगे, और 4 और 2 6 कॉपर यहां से आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपका कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो यहां पर ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, यानी खुद ही मेटल का ओर अपने ऑक्साइड फॉर्म में जाए और उसी मेटल का ऑक्साइड फॉर्म अपने ओर के साथ फिर कंबाइन हो, ताकि आपको क्रूड मेटल मिल जाए और जो भी उसके साथ में सल्फर या जो भी अनवांटेड इंप्योरिटीज है वो बाहर निकल जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही की यही चीज आप लेड ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास में यहां पर PbO है, तो आप PbO को यहां पर आप PbS है, तो PbS को आप ऑक्सीजन के साथ जब ट्रीट करोगे तो पहले आपको मिलेगा PbO और यहां से SO2 गैस बाहर उड़ जाएगी। अपन इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर लगा दिया 2, तो ये बन गया 2 PbO, यहां पर लग जाएगा 2, तो 2 to the 4, तो यहां पर लग जाएगा 3, यहां पर आ जाना चाहिए 2, इधर बैलेंस थी 4 2 6। ठीक है, तो ये बन गया 2 PbO प्लस 2 SO2। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ गई। अब आप यहां पर क्या कीजिए, अब आप यहां पर ले लीजिए PbS का ट्रीटमेंट कर दीजिए PbO के 2 मोल्स के साथ, तो ये S और ये O2 SO2 बन के फिर बाहर उड़ जाएगा,
और ये 2 और ये 3 लेड के मॉलिक्यूल्स आपको बाहर मिल जाएंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, यानी खुद ही के ओर को उसी का ऑक्साइड फॉर्म रिड्यूस कर दे। यानी पहली स्टेप में क्या करेंगे? हम अपने सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसी ऑक्साइड को उसी के ओर के साथ वापस मिक्स कर देंगे, तो वो ऑक्साइड ओर अपने ही वो ऑक्साइड फॉर्म अपने ही ओर को सेल्फ रिड्यूस कर देगा, ऑटो रिड्यूस कर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी और आपका क्या मिल जाएगा? ओ लेड मिल जाएगा। ओ मेरे गुलजारी लाल, ओ मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं तुझे? ओ ये तो काफी ज्यादा इजी था, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ इजी हो ही नहीं सकता। क्या मैं इसे फटाफट से नोट कर लूं? तो हाँ मेरे प्यारे सिंचन, इसे नोट कर लीजिए। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर इसको रब करके थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। फटाफट इसको नोट करो। अंकल क्या मैं इसे मिटा दूं? मुझे तो मिटाना होगा, मुझे अंकल ने बोल दिया है कि आप इसे मिटा दीजिए। अच्छा एक बात और सुनो, ये जो लेड है ना, कभी कभी जेई वगैरह में कंफ्यूज करने के लिए एक रिएक्शन और दे दी जाती है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। अपन को कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, अपन उस क्वेश्चन को डिफ्यूज कर देगा। देखो एक्चुअली कभी कभी क्या बोला जाता है कि जो आपका गैलेना है, भाई पीबीएस को गैलेना बोलते हैं, गैलेना को जब आप ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करोगे, यहां पर तो मैंने आपको 3 मोल्स सिखाया है, कभी कभी वहां पर 2 मोल्स भी आ सकता है और यहां पर सिर्फ पीबी आएगा। तो लोग बोलते हैं कि सर क्या ये ऑटो रिडक्शन में जाएगी? वैसे आप देख के बोलोगे कि शायद नहीं जाएगी, पर जाएगी। देखो कैसे जाएगी, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो ये पीबी के साथ कंबाइन होकर पीबीएसओ4 बना लेंगे, लेड सल्फेट, लेड सल्फाइड यानी गैलेना लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर एक पीबीएस उठाया जाएगा और अब पीबीएसओ4 को बोल दिया जाएगा इसके साथ में रिएक्शन करो। अब ये सल्फर और ये सल्फर हो गए 2 सल्फर और 4 ऑक्सीजन इस तरीके से बढ़ जाएंगे, तो 4 ऑक्सीजन और 2 सल्फर हो गए बैलेंस। अब यहां पर सिर्फ ये लेड बचा और ये लेड बचा, तो ये 2 लेड हो गए, तो ये 2 पीबी यहां से रिड्यूस हो जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, करे इसको रब। चलिए, पुकारता चला हूं मैं, रब करूं गली गली बहार की। चलो अब गाइज हम लोग यहां पर बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप की या हमारे थर्ड प्रोसेस की, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सिर्फ उन मेटल्स का किया जाता है जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखते हैं। क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है? प्लीज अगर पढ़ी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक से पढ़ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक से पढ़ना। उसमें हमेशा ध्यान रखना, दोज मेटल्स विथ मोर या विथ मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, लिथियम की सबसे ज्यादा होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हम लोग सब जानते हैं -2.97 के आसपास होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर लिथियम के बाद कौन आता है? लिथियम के बाद आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है आपका सोडियम। तो ये जो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है? मोर नेगेटिव होती जाती है। मोर नेगेटिव का मतलब है इट इज नॉट इजी टू रिड्यूस द मेटल, यानी कि मेटल को रिड्यूस करना यहां पर आसान नहीं है। दैट मीन्स लिथियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लिथियम मेटल बना ले, इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होने का मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। मोस्ट नेगेटिव का मतलब है यहां पर
लिथियम आयन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, यानी ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी आप समझ जाओ वो मेटल उतना ज्यादा कोशिश कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन ना लूं। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करूं, रिड्यूस ना हो। तो ये लोग इजीली रिड्यूस नहीं हो सकते, तो फिर ये क्या इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वेरी गुड, सो दैट मीन्स दे कैन इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अब एक बात और ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मोर will be the discharge potential, more will be the discharge potential, उतना ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब हम लोग इन मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब हम इन मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब ये मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाते हैं। कैसे? अपन यहां पर एक एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने क्या करा, यहां पर एक टैंक लिया, इस टैंक के अंदर मैंने NaCl का सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा सॉल्यूशन भरा प्यारे बच्चों? NaCl का मैंने यहां पर एक मॉल्टन फॉर्म रखा, यानी NaCl को मैंने कौन से फॉर्म में ले गया, मॉल्टन फॉर्म में ले गया। यहां पर मैंने लगाया एक इलेक्ट्रोड, यहां पर मैंने लगाया दूसरा इलेक्ट्रोड, यहां पर मैंने लगाई बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर होने की वजह से ये इलेक्ट्रोड पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रोड पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से ये पूरा नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही मैंने यहां पर इसे नेगेटिव देखा, इस पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इसकी तरफ कौन आएगा, सोचो, नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस। तो कैटायंस इसकी तरफ आएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड और इसका नाम पड़ गया एनोड। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक्चुअली क्या होता है, जब आप इस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, जब आप इस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि NaCl के मॉल्टन फॉर्म में उसको ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा। इसलिए हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, वी ऐड कैल्शियम क्लोराइड, साथ में हम इसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होगा, इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, ये NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, और NaCl फॉर एग्जांपल अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो 500 या 600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाए। तो आपने यहां पर क्या करा, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया, जो क्या करेगा, NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा, तो अब NaCl इजीली मेल्ट हो गया। अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त सबसे पहले तो ये बनेगा कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैटायन किसकी तरफ जाएगा, ये कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, ये कैथोड की तरफ चले जाएगा, और एनायन कहां जाएगा, एनोड की तरफ। ये एनोड पर एनायन इकट्ठा होगा, तो अपन यहां पर लिखेंगे एनोड। एनोड पर कौन गया, क्लोरीन। यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 क्लोरीन के आयंस पहुंचते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर 2 क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बन के उड़ जाते हैं। तो यहां से आपको क्लोरीन की गैस, यहां से आपको क्लोरीन नाम की गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने NaCl के साथ CaCl2 डाल दिया, NaCl के साथ आपने CaCl2 डाल दिया, तो अब कैथोड पर 2 लोग पहुंचेंगे, एक तो आपका Na पॉजिटिव के 2 आयंस पहुंचेंगे और एक आपका Ca डाई पॉजिटिव आयन पहुंचेगा, दोनों आपके कैथोड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि भैया ये भी तो डाला है। अब यहां पर सवाल आएगा, अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन सोडियम लेगा या कैल्शियम लेगा, इन दोनों में से ये क्लोरीन के छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे। तो हम यहां पर मुड़कर देखते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर देखा है
कि सोडियम से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कैल्शियम की है। अगर कैल्शियम की बात करें तो -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कैल्शियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सोडियम का 1.5 होता है माइनस में। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, तो अब आप खुद ही देख लो कि इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, कैल्शियम की। मतलब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैल्शियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। तो अब यहां पर हमको कंपेयर किसको करना है, कैल्शियम और सोडियम को। तो अब सिर्फ इन दोनों में बात चलेगी, क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ये साफ मना कर देगा कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। तो अब बचा कौन, सोडियम। तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कैल्शियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, कैल्शियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है किसके मुकाबले, सोडियम के। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का वाई, इसका कैल्शियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सोडियम। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा। अब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, इट डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अपन बोलते हैं ना, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया, तो गेट डिस्चार्ज फ्रॉम रिएक्शन, रिएक्शन से बाहर निकल जाने के लिए ये रेडी नहीं होगा। मतलब कैल्शियम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन से बाहर नहीं होगा। तो कैल्शियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब यहां पर क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम। तो यहां पर सोडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल बनकर यहां पर डिपॉजिट होने लगेगा, और कैथोड के ऊपर आपको सोडियम मेटल इस तरीके से जमा होता हुआ दिखाई देगा, जिसे आप बाद में यहां से निकाल सकते हो। दिस इज योर सोडियम मेटल डिपॉजिटेड। और कैल्शियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये कैल्शियम आयन रिएक्शन के अंदर घूमता रहेगा। कैल्शियम आयन रिएक्शन के अंदर घूमता रहेगा तो जो दूसरे बचे हुए NaCl है उनको भी मेल्ट करता जाएगा और प्रोसेस करता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपके 2 काम हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको किसी हाई रिएक्टिव मेटल को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को आपको यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते थे, आप पोटेशियम क्लोराइड भी डाल सकते थे, आप लिथियम क्लोराइड भी डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि सोडियम के मुकाबले इन तीनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है। मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, सोडियम। और हम चाहते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और यहां पर इकट्ठा हो जाए। अब अगर मान लो आपको कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना है कैल्शियम क्लोराइड से, और अगर आपने उसमें NaCl डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर Na मेटल बाहर आ जाएगा, फिर सोडियम मेटल मिलने लगेगा। तो आपको क्या करना है, अगर कैल्शियम निकालना है तो कैल्शियम के लिए आपको कौन सा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, या तो KCl या LiCl, क्योंकि इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल कैल्शियम से ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो जिसकी ज्यादा नेगेटिव है उसके सॉल्ट को ऐड कर दो ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट कम कर दे और आपको जो मेटल चाहिए वो आपको मिल सके। तो जो मेटल चाहिए उस मेटल के सॉल्ट के साथ वो मेटल का सॉल्ट ऐड करो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो, मतलब उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता और मेटल बनके केमिकल रिएक्शन से बाहर नहीं होता। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से भी आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां पर हम लोगों ने 3 मेथड सीखी,
केमिकल रिएक्शन मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है, दूसरी सेल्फ रिडक्शन ऑटो रिडक्शन जो गिवन है बट स्पेसिफाई नहीं करी हुई है, और तीसरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो कि एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे मोर रिएक्टिव मेटल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन होंगे? जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो गाइज यहां पर हमारा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स कैसे आपकी मदद करेगा और कैसे आप एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा ज्यादा डिटेल में हम लोग गए हैं, समझने की कोशिश करना। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ही समझ में आएगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, तो प्लीज एक बार वहां से इसको देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा मेरे प्यारे बच्चों।